अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम बात करेंगे ऑडिट की। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आपको नोटिस आ जाता है 111 का या 111 का, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और आज हम बात करेंगे कि आप जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं उन सब में एक तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल 2000 लफ्ज़ों का डिस्क्लेमर दिया होता है कि ये सिर्फ टैक्स इंफॉर्मेशन है, एडवाइस नहीं है। इसका मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन को मकसद ये है कि आप समझ लें कि ये बेसिक चीज़ क्या है, फिर अपने केस को अपने कंसल्टेंट या टैक्स दोस्ती टीम के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 111 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए की, ठीक है। और बेसिकली सिनेरियो ये है कि ऑडिट नोटिस 177 के तहत नोटिस इशू किया होता है, तो बेसिकली जो पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से है वो सेक्शन 214C के तहत एफबीआर हर साल रैंडम ऑडिट करता है और 2018 तक की टैक्स रिटर्न्स में से 5% 3% लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, यानी जो आप कंसल्टेंट को जो अप्रोच करते हैं आपको, तो हम आपको एक बड़ा सिंपल सिनेरियो बताएंगे जहां आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा मामला क्या है ऑडिट का। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स का, यानी ये जो सेक्शन है ये टैक्स लॉ में इसलिए है कि अगर आप ना बता सकें कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम या नेचर ऑफ इनकम क्या थी, तो टैक्स वाले किसी भी चीज़ को, आपकी एसेट्स को, एक्सपेंसेस को आपकी इनकम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं जो टैक्स पेयर के फेवर में जाती हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो सिनेरियो इस तरह स्टार्ट करते हैं जी कि ऑडिट नोटिस आपको मिल चुका है। उसकी मेन वजह 214C के रैंडम एफबीआर के ऑडिट में आप सेलेक्ट हुए थे और सैलरीड पर्सनस और कुछ लोगों को छोड़ के नॉर्मल टैक्सेशन वाले जो लोग होते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी 2 सालों से नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम में आ रही है, तो आपने रेंटल इनकम अपनी टैक्स रिटर्न में 30 लाख रुपए डिस्क्लोज की हुई थी और साथ में आपने शायद कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, नहीं लगाए थे, लेकिन आपने 30 लाख रेंटल इनकम शो की थी। उसमें से डिडक्शंस के बाद 21-22 लाख रुपए के हिसाब से आपने टैक्स पे कर दिया। अब आपको ऑडिट नोटिस आया तो उसमें लंबी लिस्ट होती है कि जी ये ले आओ जो है एक्सपेंसेस, एसेट्स, तो सारे टैक्स पेयर्स और कुछ कंसल्टेंट्स परेशान हो जाते हैं जी हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दें। तो टैक्स लॉ में और रूल्स में प्रोवाइडेड है कि जब ऑडिट होगा तो टैक्स पेयर जो है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपने प्रोवाइड करनी है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कोई और डिस्कशन में बात निकलती है या कोई डॉक्यूमेंट जो आपके फेवर में जाता है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर आपने सिर्फ डिक्लेयर किया टैक्स रिटर्न में और आपका ऑडिट हो रहा है, हो चुका है या तो, और आपने उस पर रेंटल इनकम अपनी सही कैलकुलेट करके की है और एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से रिटर्न बनाई है, तो एज ए टैक्स पेयर आपने जो रेंट एग्रीमेंट्स हैं, आप हो सकता है घर हो या पूरा कमर्शियल प्लाजा हो, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं उस मुताबिक आपके रेंट के एग्रीमेंट्स भी होने चाहिए। और बीच में जो टेनेंट्स चले जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं, उनसे आपका रिटर्न टर्मिनेशन एग्रीमेंट भी होना चाहिए, यानी रेंट पे जब जिस जगहों को दी हुई है उसके रेंट एग्रीमेंट्स भी होने चाहिए और जो लोग चले गए हैं उनसे इन राइटिंग आपको होना चाहिए कि लोग चले गए। तभी ये 2 बेसिक डॉक्यूमेंट दिखा के आप अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पूरे करते हैं। उसके अलावा रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हो सकता है कि आपने प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन किया हो, एक्सेल शीट मेंटेन की और हर जो है टेनेंट से, या अगर आपका एक घर है वहाँ से आने वाले पैसे आपने प्रॉपर रिकॉर्ड 12 महीनों का रखा हो तो वो भी ठीक है। हो सकता है उन्होंने टैक्स डिडक्शन की हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी विद होल्डिंग एजेंट को दी हो, तो तब भी हम कह सकते हैं कि हाँ वो रिसीट्स का प्रूफ है, क्योंकि जितना वो पे करेंगे, खासकर कोई बैंक, प्राइवेट इदारा, गवर्नमेंट का इदारा अगर है जो आपके घर में या प्लाजा में है, तो वो तो टैक्स डिडक्शन करेगा। तो रिसीट्स में आप वो भी दिखा सकते हैं प्रूफ। लेकिन अगर आपसे टैक्स डिडक्शन नहीं हुई तो बहुत सारे लोग बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं कि जी ये बैंक स्टेटमेंट है और इसमें देखें ये 12 महीने के रेंट्स आए हैं या जो भी ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा डिडक्शंस में हम प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह डिडक्ट करते हैं। उसके अलावा रेंट कलेक्ट करने के लिए अगर आपका कोई एक्सपेंस हुआ है, वकील को, कंसल्टेंट को, लीगल चार्जेस, उसके अलावा अगर आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको डिडक्शन अवेलेबल होती है अगर वो
जो अमाउंट लोन लेके आपने वो घर या बिल्डिंग या कमर्शियल प्लाजा बनाया, उसके अलावा कोई ग्राउंड रेंट वगैरह एक्सक्यूज मी ग्राउंड रेंट वगैरह जो है आपने किया। तो अब जो है मैं बात करता हूँ कि एक तो ऑडिट नोटिस में तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे होंगे, उसके अंदर बेसिकली बिजनेस इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे होते हैं, वो सब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है अदर देन शायद रिसीट्स ऑफ अमाउंट की बात हो और बेसिकली एक्सपेंसेस की डिडक्शन हो। ये रेंट एग्रीमेंट जो है, टेंडेंसी एग्रीमेंट वगैरह जो है, ये वहाँ मेंशन ना हो या शायद नोटिस पे मेंशन भी हो, इसलिए वो 2-3 सफ़ों पे भी कभी चला जाता है। लेकिन आपने बेसिकली बशर्ते कि यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी रेंटल इनकम ये है और आपने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब उन्होंने ऑडिट किया और ऑडिट में उन्होंने एज यूजुअल बैंक स्टेटमेंट की सारी एंट्रीज एडअप की हैं। तो मैंने यहाँ राउंड फिगर यूज़ किया, लेकिन वो कह रहे हैं जी 47 लाख आपके बैंक अकाउंट में आए हैं डिपॉजिट साइड पे या क्रेडिट साइड पर, और आपने तो सिर्फ रेंट 30 लाख रुपए शो किया। ये 17 लाख रुपए क्या चीज़ है, 17 लाख रुपीज़ क्या है? और बेसिकली इस ऑडिट नोटिस के बाद डेफिनेटली वो आपको 122(5) का नोटिस भेजेंगे कि जी आपने ये 17 लाख भी आपकी रेंटल इनकम थी, लेकिन आप जो है वो इसको नहीं शो किया, तो हम इसको जो है ये नोटिस 11111A के तहत अमाउंट क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन, यानी ये बैंक स्टेटमेंट जो है उसके क्रेडिट में 17 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहे, तो 17 लाख रुपए पे फिर वो 5-10 लाख रुपए टैक्स बना देते हैं। ठीक है ना जी। तो आप पहले तो नहीं कहेंगे जी ये देख लें रेंट एग्रीमेंट्स, आप वो कहेंगे जी पाकिस्तान है रेंट एग्रीमेंट तो आपको पता है क्या बन सकता है। तो उनको बेसिकली औरों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की और इदारों की और टैक्स पेयर के और डॉक्यूमेंट्स में हमेशा शक होता है। तो यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली उनका जो बेसिक लॉजिक है जिस वजह से उन्होंने ये की है वो ही गलत है। यानी कि नोटिस अंडर सेक्शन 111 सबसेक्शन 1A तब इशू हो सकता है जब वो शख्स इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाता हो, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो जो टर्म है वो सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए यूज़ होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन्स, एग्रीकल्चर इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम, उनमें ये नहीं यूज़ होती। ये जो डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आपने उनको दी है और आप ये मज़ीद भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर बेसिकली ये नोटिस भेजा ही नहीं जा सकता। और यहाँ पे बात हो रही है कि अमाउंट्स क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन, यानी वो रिकॉर्ड, यानी वो बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल्स, परचेज बुक, कैश लेजर, जनरल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो टैक्स पेयर मेंटेन करे। यहाँ अव्वल तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो ये जो नोटिस है 111(1)A, फिर 1B भी है, 1C भी है, तो हम और वीडियोस में उस पर बात करेंगे और देखेंगे वहाँ पे कैसे बेसिकली टैक्स पेयर भी और FBR अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। किस सिनेरियो में ये नोटिस बनता ही नहीं, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए सेक्शन बना हुआ है। और दूसरी बात है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है, ये इस शख्स का मेंटेन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो बैंक स्टेटमेंट है। आप कहेंगे कि जी ठीक है बैंक स्टेटमेंट, लेकिन पैसे तो इसी के, हाँ जी बिल्कुल पैसे इसी के, लेकिन ये जो 17 लाख रुपीज़ आ रहे हैं वो इस नोटिस के तहत सिर्फ इसलिए कि रेंट जो है वो फ़र्क था और बैंक में जो एंट्रीज आ रही हैं वो फ़र्क हैं, तो इस बेसिस पर आप इस नोटिस नहीं भेज सकते या कह नहीं सकते। देन अगेन इसको बड़ा सिंपल करके बताया जा रहा है, इसमें और बातें हो सकती हैं जहाँ पर ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे इनकम, लेकिन वहाँ टैक्स वालों को देखें ना, टैक्स वालों ने सिंपल फार्मूला किया कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देते जा रहे हैं बस वो उसी के बेस पे कह रहे हैं। तो उस दिन हमने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बात की कि ये बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन लेके आपने बताने नहीं है बल्कि कोई नई इन्फॉर्मेशन लानी। तो आज मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ कि बेसिकली ये जो सेक्शन है इसको इन्वोक तब किया जा सकता है जब इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी कोई एंट्री उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट हो रही हो, ये तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है जी। और ये अमाउंट अमूमन क्या होती है, ये अमाउंट
कुछ भी हो सकता है आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई बल्कि इतनी अमाउंट की तो आप रिपेयर्स आप अपने प्लाजा में कर रहे हो और वो पैसे उसमें आए हों और वो है ठीक है। ओवरऑल वो शायद ऑडिट में आपसे पूछ सकता है, लेकिन फिर देन अगेन आपने 30 लाख रुपए कमाए हैं और उसके अलावा भी आपके पास प्रीवियस भी रिसोर्सेज थे, ये सब चीज़ें थी, तो ये जस्टिफाई हो सकता है। यानी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 17 करोड़ रुपीज़ नहीं है, यह एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमाउंट नहीं है, सिंपली 17 लाख रुपीज़ है। जो बेसिकली 30 लाख तो आपने इस साल कमाए हैं और पिछले साल भी हो सकता है, और फिर ऑब्वियसली पर्सनल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है इस एग्जैक्ट अमाउंट की आपने गाड़ी बेची हो, तो जब गाड़ी बेचेंगे तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है, तो आप जो है क्या कहते हैं उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे रुकते नहीं है। आप जितना मर्जी भी उनको समझा दें तो वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स को के बेसिस पर जो है ना आगे प्रोसीड करते हैं, और फिर आपको कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल और कभी कभार तो हाई कोर्ट का खर्चा करना पड़ता है। तो इस दफ़ा मेरा इरादा है, एडवोकेट एंथनी विलियम्स बात कर रहा हूँ आपसे, कि जब ये नोटिस आए और इस तरह के सिनेरियो, तो सबसे पहले हम इसी बेसिस पे चैलेंज करें इसको, और बाकी फैक्ट्स को देखते हुए मैंने कहा ना, डिस्क्लेमर कह रहा हूँ कि यानी कि एक्चुअल केस में फिर देखा जाएगा कि हम कितना स्ट्रांगली इसको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वंस एंड फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट से फैसला लें कि जी ये जो सेक्शन है ये सिर्फ बिजनेस इनकम पे अप्लाई होता है, और वो भी तब, अभी अगले सिनेरियो में देखते हैं, जब बिजनेस की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई क्रेडिट एंट्री आ रही हो, ये ना हो कि वो बाहर के कोई डॉक्यूमेंट पकड़े, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए, और जैसे हमारे यंगस्टर कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी समझाया करें, हमें समझ आती है, तो चले आगे चलते हैं। ये एक नोटिस है, एक्चुअल कुछ डिटेल्स हटा दी गई कि इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कि यहाँ नोटिस आया 1111A, यानी ये जो हम अभी देख रहे हैं उसके तहत नोटिस आया कि जी आपने अपनी इनकम FTR के तहत 30 लाख रुपए 17,483 डिक्लेयर की है। आपके बैंक में तो दोनों जब हमने क्रेडिट एंट्रीज ऐड की हैं, ये तो 90 लाख रुपए बन रहा है, तो 90 माइनस 3 लाख तो ये 60 लाख रुपए, यानी एग्जैक्टली 60,12,872। अगर आप इसको एक जवाब दें जी ये क्या चीज़ है, ये पैसे क्या कहाँ है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आया ये नोटिस वो इशू कर सकते हैं इस तरह के सिनेरियो के लिए, तो नहीं, तो उन्होंने ये नोटिस का दे दिया जी। देखें, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट जो है ना उसमें डिफरेंस है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती। बैंक का जो लेजर है या बैंक का जर्नल जो आप खुद मेंटेन करते हैं, या बैंक अकाउंट लेजर में जो आप मेंटेन करते हैं, वहाँ पे अगर कोई क्रेडिट एंट्री आ रही हो तो उससे सवाल उठाया जा सकता है। देन अगेन उसको आपका लेजर पिक करना होगा और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को पूछना होगा। सिंपली बैंक स्टेटमेंट को जैसे यहाँ इन्होंने किया, मतलब वही बात है ना कि ऐसा भी नहीं है कि जो लोग पैसे छुपा रहे हैं, यानी कि अगर उनका ये सिनेरियो बनता है और उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं, उन्होंने बैंक में पैसे ठोसे में और जो है उन्होंने बस थोड़ी सी इनकम डिक्लेयर करके उस पर भी थोड़ा सा टैक्स पे किया, तो टैक्स पर्सन, टैक्स मैन जिसे कहते हैं, उसके भी हाथ रोके नहीं गए, क्योंकि वो बैंक अकाउंट लेजर में जाके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है वो मांग सकता है अगर उन्होंने नहीं मेंटेन किया, और फिर वो प्रोसीड कर सकता है। लेकिन सिंपली ये कहना कि जी बैंक में तो 90 लाख आए हैं, आपने 30 लाख डिक्लेयर किए हैं, 60 लाख जो है वो आपकी जो है वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, और वो सेक्शन 1111A के तहत यानी अमाउंट क्रेडिटेड, तो ना ही तो बैंक स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ हमारा, और ना ही ये सेक्शन जो है यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है जस्ट बिकॉज कि डिफरेंस आ गया है कि उसने इनकम कितनी डिक्लेयर की और उसके बैंक में कितने अकाउंट आए। मैंने कहा ना कि जब तक वो इस अमाउंट को ब्रेकअप नहीं करेगा टैक्समैन, और उसके पास जो डिफरेंट किस्म के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, नादरा है, बैंक अकाउंट्स हैं, अब ये पैसे कहाँ से आए हैं वो बैंक से क्वेरी कर सकता है, उन्हें लेटर लिख सकता है। तो एक डिटेल्ड ऑडिट के बाद जो ऑडिट जिस तरह होना चाहिए उसके बजाय वो जल्दी जल्दी जो है ये नोटिस इशू करते हैं। मतलब ये नोटिस बेसिकली 122(5) या 122(5A) के साथ भेजते हैं आपको, 1111A का, 1B का, 1C का या सबसेक्शन 2 का, और जल्दी जो आप डॉक्यूमेंट पेश कर दें, लॉजिक पेश कर दें, वो करते हैं। लेकिन यहाँ जो आज मैंने आपको इम्पॉर्टेंट
पॉइंट बताया, जो आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया, इस प्रिंसिपल पर आप अगर आर्ग्यू करेंगे तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आप उनके अपने कानून से बता रहे हैं, टैक्स लॉ से बता रहे हैं कि आप टैक्स लॉ की इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, यानी आप अपने कंसर्न जो भी रेलेवेंट कमिश्नर उसे बता रहे हैं कि नहीं, आप नहीं समझ रहे, आप जो है ना इसको अच्छी तरह देखें। और ऑब्वियसली ये सब बातें जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए जो है सही हैं, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपनी मैक्सिमम इनकम जो करेक्ट है उसको डिक्लेयर करें। जब आप एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं तो देखिए, ये शॉर्टकट किसी टैक्स FBR में किसी पर्सन ने आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले निकाला था कि जी बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया हुआ। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस FBR के एंड से गलत है। और अब जब आपको इसका लॉजिकल रीज़न और लीगल राइट आपको आपका पता चल चुका है, तो अब आप प्रॉपर, अगर 90 लाख आपकी इनकम थी, जैसे इन साहब की अगर 90 लाख थी, तो उनको चाहिए था 90 लाख डिक्लेयर करते, उस पर टैक्स पे करते, और फिर जो है टैक्स वालों के पास कोई और रीज़न ना होता। लेकिन ये ऑब्वियस जो ब्लंडर है, ऑब्वियस जो मिस्टेक टैक्स पेयर्स भी कर जाते हैं, वो है कि इसको जो है इन अमाउंट्स को डिक्लेयर करने से पहले और ऑडिट के दौरान, हम यही बात कर रहे हैं ना कि ऑडिट में आप आ गए हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं 114 की, और आपको इमीडिएटली तो कोई नोटिस नहीं आता, लेकिन फिर ये चीज़ें अगर मौजूद हों, ऐसी बातें मौजूद हों, तो आपको अपने एंड से भी सोचना है। अब आपको पता चल गया जी कि नोटिस अंडर 1111A अमाउंट क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन का मतलब ये नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट लेके आप कहें कि जी वो तो कह रहे हैं आपने इतने पैसे कमाए हैं और आपने इतने डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि देखें ना, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। वो लोग जो अकाउंट समझते हैं समझ रहे होंगे। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे थे सेक्शन 111 पे वीडियोस, और प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है। हम पहले भी बनाते थे, लेकिन अब काफ़ी सारी सेक्शन वाइज ये प्लेलिस्ट है, यानी सेक्शन 7E पे भी है, सेक्शन 122 की भी प्लेलिस्ट है। तो ये सेक्शन 111 की प्लेलिस्ट है। आप इंजॉय करें, अपना फीडबैक दें, और व्हाट्सएप नंबर दिया है तो आप जो है इस पर रब्ता कर सकते हैं, ताकि स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिर ऑनलाइन मीटिंग्स और वो सब कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।